Good morning, students. Today we discuss the first chapter, the part 1, Human Geography, यानी कि Fundamental of Human Geography. Human Geography, Nature and Scope. Definition, concept. What is the relationship between the nature and humans? These all concepts clear today. And related definition, related subject matter. यानी कि मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत के चैप्टर 1 यानी कि लेसन 1 का आज हम डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद है कि 1 बाय 1 हम क्लियर करते चलेंगे। फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी है क्या? ज्योग्राफी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which tell us about of the relationship of nature and humans. What are the causes? What are the elements? Major impact on the human being's activity we study according to this branch. That is known as the geography, and that is discussed in the previous class of 11th. Now, parts of geography, then we can say there are two parts: human geography and the physical geography. मीन्स भूगोल विज्ञान की वह शाखा जो हमें मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन कराती है, वह भूगोल कहलाती है, उसे ज्योग्राफी कहते हैं। इसके दो भाग बताए मैंने पहले ही, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल जैसे कि आप 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, और ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल कंटिन्यूसली जो हम डिस्कस करेंगे। दैट्स यू कैन से द मीनिंग ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड द फिजिकल ज्योग्राफी। फर्स्टली वी कैन से द फिजिकल ज्योग्राफी दैट इज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास, 11th क्लास। फिजिकल ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एलिमेंट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स एंड इम्पैक्ट स्पेशली ऑफ द नेचुरल एलिमेंट्स on the activity of humans. That is known as the physical geography. Related to study some types of elements of the nature, rivers, canals, clouds, mountains, plateau, plain area and other. यानी कि भौतिक भूगोल में हम प्रकृति के सभी तत्वों का अध्ययन करते हैं, वो किस तरह हमें प्रभावित करते हैं, वो हम भौतिक भूगोल में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक भूगोल कहते हैं, जिनमें हम पठार, नदियां, पहाड़, मैदान, धूलकण, बादल, तापमान, वर्षा, इन सब तथ्यों का जो है अध्ययन करते हैं। सेकंड जो हमारा मेन टॉपिक है फॉर डिस्कशन टुडे, तो ह्यूमन ज्योग्राफी, द फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड स्कोप। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी विच टेल अस अबाउट द रिलेशनशिप of humans with the nature. How we impact on the nature. हम प्रकृति पर किस तरह अपना प्रभाव डालते हैं. How the nature is impact या affect the human beings activity. वो मानव को किस तरह प्रभावित करती है. How the human beings control on the elements of the nature. वो प्रकृति के तत्वों पर किस तरह प्रभाव जमाए हुए है. What are the major activities which are found in the different types of areas. अलग अलग क्षेत्र में किस तरह के क्रियाकलाप जो पाए जाते हैं. These all elements, these all subject matters involved in the human geography. मानव भूगोल, भूगोल की वह शाखा जो हमें मानव और प्रकृति दोनों के अंतर संबंधों का अध्ययन कराती है, उसे मानव भूगोल कहते हैं। According to Redgel, if you think about that, according to Redgel, that is a clear definition is that is the relationship between the humans and nature. After that, types. According to types of human geography, we divide it in different types of parts. Transport geography, population geography. Population geography, accordingly, density, distribution, impact which are effect on the distribution of the population. यानी कि जनसंख्या भूगोल, परिवहन भूगोल, व्यापार भूगोल, ये अलग अलग पार्ट्स उसके आ जाते हैं जिनमें ये रिलेट करता है। यानी कि मानव भूगोल मानव से जुड़ी हुई सभी जो क्रियाकलाप हैं उन सभी का अध्ययन करने में हमारी सहायता करता है।
आप डेफिनेशन जैसे पहले क्लियर कर चुके हैं, मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो चुका है कि मानव भूगोल तो भूगोल की वह शाखा है जो हमें मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों और प्रकृति के मानव पर, मानव का प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कराता है, उसे मानव भूगोल कहते हैं। देन नेक्स्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंसेप्ट, 3 टाइप्स ऑफ कंसेप्ट, पॉसिबिलिज्म, डेटर्मिनिज्म, न्यू डेटर्मिनिज्म। दैट इज क्लियर, मीनिंग क्लियर, ज्योग्राफी क्लियर, टाइप्स क्लियर है, डेफिनेशन हो गया आपका। कंसेप्ट में ये हम बाद में करेंगे, इसके तुरंत बात करेंगे, बिकॉज दिस टॉपिक नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर इज आल्सो लिंक्ड टू दिस टाइप्स ऑफ 3 कंसेप्ट। फर्स्ट जो अवधारणा है पॉसिबिलिज्म, जिसको आप संभववाद कहते हैं। संभववाद, पॉसिबिलिज्म क्या है? मींस अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, according to this concept we can say we are not bound in the norms of nature, हम प्रकृति के बंधनों में बंधे हुए नहीं हैं। we are free and we are the winners on the different types of norms of nature, प्रकृति के सभी तत्वों पर हमने विजय प्राप्त कर ली है। अर्थात जो फाउंडेशन है प्रकृति की, नेचर्स की जो फाउंडेशन है, उनको हमने तोड़ दिया है। मींस बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी रिसर्च द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड, अलग अलग क्षेत्रों में हमने जो है अलग अलग प्रकार की खोजें की हैं, जिसमें जो बंधन है प्रकृति के उनको हमने तोड़ दिया। मींस अगर हाई टेम्परेचर है, विद द हेल्प ऑफ एसी, विद द हेल्प ऑफ कूलर्स वी एडजस्ट विद द नेचर, हम प्रकृति से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अर्थात इसमें हम ये बताएंगे कि हम प्रकृति के बंधन से मुक्त हैं, अर्थात हम प्रकृति में बंधे हुए नहीं हैं। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म। इसे हम पॉसिबिलिज्म का नाम देते हैं, इसे हम संभववाद का नाम देते हैं। नेक्स्ट इज डेटर्मिनिज्म। डेटर्मिनिज्म निश्चयवाद, इसे हम पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कह सकते हैं, इन्वायरमेंटल डेटर्मिनिज्म भी कह देते हैं और निश्चयवाद भी कह देते हैं। According to this concept we can say we are bound in the norms of nature, हम प्रकृति के बंधनों में बंधे हुए हैं। and we thanks to nature in each types of field, according to giving the different types of natural gift by the nature to human beings, then we thanks the God। अगर प्रकृति हमें कोई भी चीज प्रदान करती है, उसके लिए हम प्रकृति का धन्यवाद करते हैं। Because we are not able to change in different types of elements of the nature, हम प्रकृति के किसी भी तत्व में परिवर्तन करने में सक्षम नहीं है। This concept is known as the determinism। इसे हम निश्चयवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारे पास कोई ऐसी तकनीकी ज्ञान नहीं था, हमारे पास कोई ऐसी दवाइयां नहीं थी, हमारे पास ऐसे साधन नहीं थे जिनसे हम प्रकृति में परिवर्तन कर सकें, जिनसे हम प्रकृति को बदल सकें। सो दैट दिस कंसेप्ट इज नोन एज द डेटर्मिनिज्म। इसे हम निश्चयवाद का नाम देते हैं। तो पॉसिबिलिज्म और डेटर्मिनिज्म दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक में हमने बताया पॉसिबिलिज्म में वी आर विनर ऑन द फाउंडेशन ऑफ द नेचर, एंड द सेकेंड वी नो वी आर बाउंड इन सम टाइप्स ऑफ the norms of nature। इसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिज्म में हम कह सकते हैं कि हम प्रकृति के अनेक तत्वों में बदलाव कर सकते हैं। न्यू डेटर्मिनिज्म, दैट इज द थर्ड कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। न्यू डेटर्मिनिज्म, नव निश्चयवाद, दैट इज द मिडल वे ऑफ द डेटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। ये निश्चयवाद और संभववाद दोनों के मध्य मार्ग, दोनों के बीच का रास्ता है, जिसे हम न्यू डेटर्मिनिज्म कहते हैं। इसे नव निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। अर्थात रुको और जाओ, मींस हम ट्रैफिक रोड पे देखते हैं, जैसे रेड लाइट आने पर हम रुक जाते हैं और ग्रीन जो हो जाता है तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी तरह ह्यूमन जो है, वो ह्यूमन बीइंग जो है, मानव जो है, वो बैलेंस करता है नेचर्स के साथ, एडजस्टमेंट करता है फॉर ए शॉर्ट टाइम ड्यू टू द कंप्लीट देयर रिक्वायरमेंट,
उनकी जो अपनी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करता है, एंड आफ्टर दैट मे बी चेंज, उसके बाद परिवर्तन भी हो सकता है। इस तरह प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर थोड़े समय के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए आगे बढ़ते हैं, उसे हम डेटर्मिनिज्म कहते हैं। यानी कि पर्यावरणीय निश्चयवाद वो धारणा जिसमें ये बताया गया है कि हम वी आर नॉट बाउंड ऑफ द नेचर, वी आर नॉट विनर ऑन द नेचर, ओनली बैलेंस फॉर ए शॉर्ट टाइम, दैट इज नोन एज द न्यू डेटर्मिनिज्म। इसे नव निश्चयवाद का नाम दिया जाता है, और ये अवधारणा क्रिप्ट टेलर महोदय के द्वारा दी गई है, जो हमें मिड पाथ, मिड वे, मध्य मार्गी, मध्य का मार्ग जो वो दिखाती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स क्लियर पॉसिबिलिज्म, डेटर्मिनिज्म, न्यू डेटर्मिनिज्म। एक हमारा जो रहता था कंसेप्ट naturalization of humans, humanization of natures, that is basically depend on the possibilism and determinism. ये दोनों पर डिपेंड। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, मानव का प्राकृतिकरण, मीन्स मानव का प्राकृतिकरण, मानव बंधा हुआ है डिफरेंट टाइप से एलिमेंट्स में। मानव पर प्रकृति के अनेक बंधनों में, मानव को प्रकृति के अनेक बंधनों में बांधा गया है। वी आर नॉट कैपेबल टू चेंज in the nature, that is known as the naturalization of humans। मानव का प्राकृतिकरण, यानी कि जिसमें हम ये मानते हैं कि हम प्रकृति के किसी भी तत्व में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उसे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कहेंगे, जो कि प्राचीन काल में था। विभिन्न प्रकार की बीमारियों के तहत अलग अलग प्रकार से डेथ रेट काफी हाई रहती थी, और there are no control on different types of disease because we have no any types of vaccines and other than medicine, so that is known as the naturalization of humans। And according to this concept, human being, thanks to God for giving the different types of things by the nature, प्रकृति जितने भी तत्व हमें निःशुल्क प्रदान करती है, उसके लिए भगवान का बहुत धन्यवाद मानव करता है कि उसे प्रकृति द्वारा ये बहुमूल्य जो उपहार हैं, जो तत्व हैं, वो मिले। अब इससे रिलेटेड दैट इज अपोजिट ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, प्रकृति का मानवीकरण, दैट इज लिंक टू द पॉसिबिलिज्म एंड दैट इज लिंक टू डेटर्मिनिज्म। मींस नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन लिंक टू पॉसिबिलिज्म and humanization of nature, determinism, means two concepts are related to these types of two definitions। humanization of nature, we are able to change in different types of field of the nature, हमने प्रकृति के विभिन्न प्रकार के तत्वों में बदलाव कर दिया है। we are capable to do anything on the behalf of the foundation of nature, then that is known as the मानवीकरण ऑफ प्रकृति, यानी कि प्रकृति का मानवीकरण। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर स्कूल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? व्हाट आर द मेजर स्कूल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराएं क्या क्या हैं? फर्स्ट यू कैन से द वेलफेयर अप्रोच, सेकंड रेडिकल स्कूल्स, थर्ड बिहेवियर स्कूल्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द स्कूल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। Firstly, you can say the welfare approach, कल्याणपर विचारधारा, जैसे कि नाम से ही है कि वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसा स्कूल है जिसमें ये बताया गया है कि मानव के हर क्षेत्र में उसके लिए कितने कल्याणकारी कार्य किए गए, यानी कि ऑल वेलफेयर वर्क done by the government in each type of field of the human beings, that is known as the welfare schools of human geography। Second, the radical schools of human geography, basically that is depend on the Marxism theory, मार्क्सवादी सिद्धांत पर डिपेंड है रेडिकल थ्योरी। और अकॉर्डिंग टू रेडिकल स्कूल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वी कैन से here we study what are the causes responsible for the differences of the rich people and the poor people। अमीर और गरीब के मध्य जो कारण है उनका जो अध्ययन करता है वो रेडिकल स्कूल्स ऑफ ह्यूमन
ज्योग्राफी वो हमारी रेडिकल विचारधारा होती है, वो ह्यूमन ज्योग्राफी की रेडिकल स्कूल के माध्यम से वो अध्ययन हमारे द्वारा किया जाता है। कौन कौन से कारण हैं जिन्होंने देयर आर ए बिग गैप क्रिएट्स अमंग द different types of people in different area on the behalf of income, on the behalf of resources, on the behalf of different types of elements. That is known as the radical theory of human geography. Maybe that's clear. Welfare and radical means अमीर और गरीब के मध्य पाए जाने वाले कारणों का विश्लेषण रेडिकल, विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए किए गए कल्याणकारियों का अध्ययन वेलफेयर यानी कि कल्याणपरक विचार। बोथ आर क्लियर। नेक्स्ट है बिहेवियरल स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के व्यवहारवादी विचारधारा। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वी डिस्कस तो ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू आवर बिहेव, जो हमारे व्यवहार से रिलेटेड है, जो हम बिहेव करते हैं, मीन्स ऑन द बिहाफ ऑफ कास्ट, on the behalf of religions, on the behalf of fields, and basically on the behalf of nature of the human beings. किस आदमी का क्या नेचर है, किस तरीके से वह आदमी दूसरे आदमियों से बातें करता है, समाज में किस तरह से वो अंतर संबंधित है, उन सभी का अध्ययन बिहेवियरल स्कूल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है, अर्थात व्यवहारवादी विचारधारा, मानव भूगोल की व्यवहारवादी विचार। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आप देखेंगे, फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र, क्षेत्र और उपक्षेत्र जैसे कि जनरल है मानव भूगोल, जैसे कि फर्स्टली हमने आपको बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो क्षेत्र में मींस देयर आर टोटली ऑल fields involved according to this parts you can say the transport, trade, culture, religions, settlements, density, distribution and related to another elements which are impact to the daily life of the human being, जो मानव के अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, वो सभी इसमें शामिल हैं फील्ड और सब फील्ड में। और अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से अकॉर्डिंग टू दिस देयर आर सम फील्ड्स रिलेट टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस आल्सो। इफ यू थिंक अबाउट ऑफ द इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, अगर हम औद्योगिक भूगोल कहते हैं, then we discuss what are the major elements responsible for the location of industries, what are the major impact of the elements on the economy of the regions, what are the losses of these types of industries, etc. And industrial geography, for example, is related to some types of subfields, raw material related to minerals, related to agriculture, related to manpower, related to mechanisms, related to technical education, means ये सभी है इससे जुड़े हुए हैं, इसमें हम अलग अलग तरह से अध्ययन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल if we discuss about the density of population, then that's so easy. What is the density? The per square kilometer persons which are found in a particular area, that is known as the density of population. But what are the major responsible factors responsible for it? There the varied density is found in India. In hilly area, that's differ. In plain area, that's so differ. In plateau area, that's so differ. So that these are all field and sub-field of the human geography. And one concept is also related to human geography, nature and scope, also linked to this topic, so that is discussed in last of this chapter. Nature and scope of human geography. नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी मीन जनरल सी बात है, अगर हम ये कहें कि किसी मानव का, किसी व्यक्ति का की प्रकृति क्या है,
उसका विशेष क्षेत्र क्या है? देन फर्स्टली वी नो ही इज राम, ही इज सोहन, he is Shyam. That is linked to particular person. And he is honest, so smart, so long, so short, so intelligent. And he and she is so good as he behave. That is nature of a particular person. Like this, in human geography, the nature, all elements are in briefing. Means density, distribution, transport, trade, impact of nature, and violent all elements which are affect on the human being. That is nature of human geography. If we think scope of human geography, scope is wide. Scope is distributed in different, means introduction of a particular person's name, behavior, caste, religions, regions, that is nature. But linked to this particulars with a person's, that is scope, विशेष क्षेत्र, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, विषय टिप्पणी, जिसमें अगर हम जनसंख्या कहें, जनसंख्या के बाद, पॉपुलेशन के बाद जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, धर्म, जाति, रीति रिवाज, संस्कृति और वो सभी कारक जो इसे प्रभावित करते हैं, वो इसके विषय क्षेत्र में शामिल होते हैं. That is the scope of human geography. Now in the last week, again clear the point. Firstly, geography is a branch of science which tells us about of the all elements of the nature, impact on human beings and impact of human on the nature. That is known as the geography. And there are two types: physical, human. Physical is discussed in 11th. Human geography, now this time there are different types of fields and types. Definitions, that's clear for you. Positivism, relativism, new relativism. These are also clear. Sambhavat, Nishchayavad, non-Nishchayavad. First two concepts linked to these two definitions. Naturalization of human linked to positivism. Humanization of nature is also linked to relativism. Means both are concepts linked to both definitions. New relativism is also clear. That is the big part. After that, major schools of human geography, welfare, radical, behavior, and field.